गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग सब? आज हम लोग अपने पीजीबीपी के आखिरी क्लास में हैं। आज हमारा पीजीबीपी का जो महान टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपको मज़ा आया था ये टॉपिक पढ़ने में, क्योंकि ये टॉपिक मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है और मैंने इसको बस 4 क्लासेस में कन्वर्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद आप बस इन प्रोविजंस को 3-4 बार इन क्लासेस को अगर एग्जाम के पहले देख लो, हर क्लास को 3 बार एटलीस्ट, तो आपको सब प्रोविजंस लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोलूंगा आप हर क्लास को एटलीस्ट 3 बार देखो तो आपको टोटल पूरा याद हो जाएगा। क्लास बहुत छोटे हैं, कोई 40 मिनट का है, कोई 1 घंटा का। 1 घंटा के ऊपर तो कोई क्लास नहीं है, तो आप कोशिश करो एटलीस्ट एक एक क्लास को 3-3 बार देखने का। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको वो चीज एकदम लर्न बाय हार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बार बार उसको सुन रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अपने आखिरी टॉपिक पे पीजीबीपी के चलते हैं और पीजीबीपी को समाप्त करते हैं। ठीक है, हम लोग सेक्शन 37 पढ़ लिए थे। 37 में एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं। आज जो हम लोग सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 40 और ये है डिसअलाउंस का सेक्शन। सेक्शन 40 ये बोलता है कौन कौन से खर्चे आपके लिए डिसअलाउ होंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है 40 छोटा ए रोमन 1। 40 छोटा ए रोमन 1, हम छोटा ए बड़ा ए इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ा ए वाले सेक्शंस भी आएंगे। तो 40 छोटा ए 1 है ये। 40 छोटा ए 1 बहुत ही सिंपल है। क्या बोलता है कि अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो जिसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में कैसे टैक्सेबल होती है? अगर वो रिसीव्ड इन इंडिया है या अक्रूड इन इंडिया है। मैंने पहले के लेक्चर्स में बोला था जब मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया था, आप प्लीज उसके क्लासेस देख लो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हाँ तो आते हैं, क्या बोल रहे हैं मैं कि पेमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, जब नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एनआर। अगर एनआर के हाथ में टैक्सेबल है और उसको पेमेंट करते समय आपने टीडीएस नहीं काटा है, टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, या तो डिडक्ट नहीं किया है या तो डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया है गवर्नमेंट के पास बिफोर द रिटर्न फाइलिंग डेट। क्या बोला? या तो आपने डिडक्ट नहीं किया बच्चा, या डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया है बाय द रिटर्न फाइलिंग डेट, तो आपको ये एक्सपेंस 100% डिसअलाउ हो जाएगा, पीएल में डेबिट करने नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। अगर आपको असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाता है तो आप 220 में पेनल्टी के लिए भी लायबल हो जाते हैं और सेक्शन 221 में इंटरेस्ट के लिए भी लायबल हो जाते हैं। लेकिन इस साल 2019 फाइनेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट आया। ये मई का अमेंडमेंट है। ठीक है, मई के एग्जाम वालों के लिए अमेंडमेंट था, तो ऑब्वियसली नवंबर में भी एप्लीकेबल होगा। तो ये अमेंडमेंट क्या था कि टीडीएस का एक सेक्शन है 201 सब क्लॉज 1, 201 सब क्लॉज 1, उसमें इन लोग ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने क्या बोला, अगर 3 कंडीशंस मेट हैं, अगर 3 की 3 कंडीशंस मेट हैं, तो जो एक्सपेंस इंकर किया गया है एनआर को पेमेंट करने के लिए, वो पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा, भले ही उस पेयर ने टीडीएस काटा हो या ना काटा हो। हमने बोला क्या है वो 3 कंडीशन? वो 3 कंडीशन एकदम सिंपल है। जो पैसा दे रहा होता है उसको पेयर बोलते हैं, उसका काम होता है टीडीएस डिडक्ट करना। जिसको मिल रहा होता है पैसा, उसका नाम होता है पेई। ठीक है, तो बोलता क्या है, 3 कंडीशन अगर पूरी कर दे, कौन पूरी कर दे? पेई पूरी कर दे, तो डिडक्शन लेने किसको मिल जाएगा? पेयर को। ठीक है, तो पेई को हम क्या 3 करने बोल रहे हैं? 201 क्या बोलता है कि अगर पेई एक रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, ये सेक्शन अब दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मैं इसका आपको इंप्लीकेशन समझाऊंगा, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग ये। इससे पहली बात ये कि ये सेक्शन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए। मैं 40A1 की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं 40A1 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 201 की बात कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ये वाला है, यहां पे आपको लिख लेना है 201, मैं लिखना भूल गया हूं, 201 सबसेक्शन 1 या सब क्लॉज 1। ठीक है, ये क्या बोलता है? ये बोलता है अगर जो आपका पेई है, ठीक है, उसने ये जो आपकी इनकम था, मतलब ये जो आपने उसको पेमेंट किया उसके लिए तो इनकम है, अगर उसने इस इनकम को अपने रिटर्न ऑफ इनकम में इंक्लूड कर लिया है और उसने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया है, प्लस उस इनकम पे उसने टैक्स पेमेंट कर दिया है, तो जो हमारा पेयर है उसको पीएल में डेबिट करने मिल जाएगा वो एक्सपेंस। मैंने क्या बोला? सामने वाले ने रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न फाइल करने के साथ साथ ये इनकम को अपने रिटर्न में इंक्लूड कर लेना चाहिए, प्लस उस रिटर्न इनकम पे उसको टैक्स पेमेंट कर देना चाहिए। और इस बात का प्रूफ उसको पेयर को एक सीएस सर्टिफिकेट बनवा के गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा कि दिस इज द प्रूफ दैट इवन इफ आई हैव
not deducted TDS, the payee has already paid tax on it. ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो टैक्स से मतलब है ना, TDS होता क्या है, इट्स अ मेजर जिससे गवर्नमेंट ट्रेस करता है कि पैसा कहां जा रहा है। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली टैक्स अपना मिल गया, तुमसे मिले या किसी और से मिले, तो तुम आपको एक्सपेंस अलाउ कर देगा। ठीक है, एक्सपेंस अलाउ करवाना है तो ये 3 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी क्यूमुलेटिवली, तीनों की तीनों। क्या बोला, आर या एनआर हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम एंड आर और एनआर हैज इंक्लूडेड द सेम इन हिज इनकम, उस रिटर्न ऑफ इनकम में, एंड हैज पेड टैक्स ऑन इट। ठीक है, और ये सब चीज का प्रूफ आपको सीए से एक सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, पेयर को देना पड़ेगा। हालांकि एक बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये मैं टीडीएस के टॉपिक में फिर बोलूंगा, भले ही आर मेरा पेमेंट या एनआर मेरा पेई, जो पेई है एनआर, वो जाके टीडीएस जमा कर दे, मतलब जाके टैक्स पेमेंट कर दे, मेरे को माइनस करने मिल जाएगा। लेकिन टीडीएस में एक सेक्शन है जो बोलता है इंटरेस्ट लगाने के लिए 1% पर मंथ, अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो वो जो इंटरेस्ट है ना वो मेरे पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो मेरे पे वो इंटरेस्ट लगेगा। कब से कब तक लगेगा, जिस दिन डिडक्ट कर लेना चाहिए था उस दिन से, फाइनली जिस दिन ये आर या एनआर जाके रिटर्न फाइल करता है उस दिन तक 1% पर मंथ लगेगा। हालांकि ये बात मैं टीडीएस में वापस रिपीट करूंगा, तो इस पे भी आप उतना एम्फेसिस मत दीजिए। एम्फेसिस क्या चीज पे, नॉर्मली अगर आपने एनआर को पेमेंट किया है टीडीएस बिना काटे तो वो एक्सपेंस 100% डिसअलाउ हो जाता है और आपको हम लोग बना देते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। लेकिन अगर ये 3 काम हो जाए साथ में तो आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं बनेंगे और आपकी जो आपने जो पेमेंट किया है उसको एज एक्सपेंस वो आपको पीएल में अलाउ करने मिल जाएगा। ठीक है, इसी का एक छोटा भाई सेक्शन है 40A1A, जो क्या बोलता है, अगर आपने कोई पेमेंट किया है आर को, ऊपर वाला क्या था एनआर को, यहां आपने अगर पेमेंट किया आर को, और वो आर मतलब कौन है, रेसिडेंट को, और अगर उस पे टीडीएस डिडक्ट करना बनता है, मतलब वो सेक्शन जो है टीडीएस का 194 192, उसमें अगर टीडीएस डिडक्ट करना उस तरह की इनकम पे बनता है, जैसे मान लो पेमेंट फॉर लॉटरी, लॉटरी पे 30% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, अगर वहां पे टीडीएस डिडक्ट करना बनता है, ठीक है, और उस सिचुएशन में आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो 40A1A का सेक्शन क्या बोलता है, 30% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। मतलब क्या बोलता है, 30% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। पहले ये कहानी यहीं तक थी, पर क्योंकि जो 201(1) में अमेंडमेंट आया, जो ये वाला अमेंडमेंट आया, इसने क्या बोला, ठीक है, कि ये आर भी लिख दिया यहां पे, आर और एनआर, तो इसकी वजह से ना इस सेक्शन में थोड़ा सा बदलाव आ गया। पहले ये सेक्शन क्या था कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, अगर उस पर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो 30% डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब अगर 1 लाख है तो 30% डिसअलाउ, 70% आपको पीएल में डेबिट करने मिलेगा। अब ऊपर और नीचे दोनों सेक्शन में एक चीज कॉमन है, मान लो आप उस साल नहीं डिडक्ट किए, नेक्स्ट ईयर जाके डिडक्ट किए, तो आपको नेक्स्ट ईयर वो डिडक्शन मिल जाएगा एक्सपेंस का। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा, इस साल नहीं मिला तो अगले साल मिल जाएगा, जब भी आप टीडीएस जमा करोगे जाके काट के। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, पहले ये था कि 30% डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब मान लो अगर मैंने 1 लाख का पेमेंट किया तो 30% डिसअलाउ, 70,000 मेरे को माइनस करने मिलेगा पीएल में। लेकिन अभी क्या हो गया है, ऊपर वाली अमेंडमेंट की वजह से क्या हो गया है, अब अगर हमने एक आर को पेमेंट किया और उस पर हमने टीडीएस नहीं काटा, तो टीडीएस नहीं काटते मेरे ऊपर एक नाम आ जाएगा असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, असेसी इन डिफॉल्ट से बचने के लिए क्या तरीका है, इन तीनों को फुलफिल करना। सपोज असेसी इन डिफॉल्ट होने के बाद हमने इन तीनों को पूरा कर दिया, तो हमको ना इस सेक्शन में 40A1A में रेसिडेंट को पेमेंट करने के लिए भी 100% डिडक्शन मिल जाएगा, 30% डिसअलाउ नहीं होगा। ठीक है, 30% डिसअलाउ नहीं होगा अगर हम ऊपर वाली तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं। 3 कंडीशन क्या है, आर या एनआर ने रिटर्न फाइल किया, आर या एनआर ने इस इनकम को इंक्लूड किया, आर या एनआर ने इस पे टैक्स पेमेंट किया। अगर मैं ये तीनों कंडीशन पूरी कर दूं तो मेरे को पूरा डिडक्शन मिल जाएगा, 30% डिसअलाउ नहीं होगा। पर अगर मैं चूक जाता हूं, मान लो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन मेरा पेई नहीं पूरा कर पाता, तो मैं वापस इसी सेक्शन में आ जाऊंगा, और इस सेक्शन में क्या बोलते हैं, 30% डिसअलाउ। मतलब मान लो मेरा 1 लाख का एक्सपेंस था, पहले मैं कोशिश कर रहा था कि जो पेई है वो ये तीनों कंडीशन पूरी कर दे। फर्स्ट केस उसने तीनों कंडीशन पूरी कर दी, मेरे को कितना एक्सपेंस मिलेगा माइनस करने, 1 लाख। ठीक है, सेकंड केस वो बीच वाली नहीं पूरी कर पाया या लास्ट वाली नहीं पूरी कर पाया, ठीक है,
तो मेरे को ना पूरा डिसअलाउ नहीं होगा। पूरा डिसअलाउ कहां पे होता? अगर ये सेक्शन 40A1 होता, मतलब अगर मैं एनआर को पेमेंट कर रहा होता तो पूरा डिसअलाउ हो जाता। पर क्योंकि मैंने पेमेंट आर को किया है, इसलिए पूरा डिसअलाउ नहीं होगा, सिर्फ 30% डिसअलाउ होगा। आई होप लॉजिक क्लियर है। मैं एक बार समराइज कर दूं। अगर आप एनआर को पेमेंट कर रहे हो और आपने टीडीएस नहीं काटा है तो 100% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर में काट के जमा कर देते हो तो उस ईयर में अलाउ हो जाएगा। करंट ईयर में आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाओगे। अगर आपको एसएससी इन डिफॉल्ट नहीं होना तो ये 3 कंडीशन आप पूरी कर दो, उससे क्या होगा, आपको इसी ईयर पूरा 100% मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप आर हो, रेसिडेंट हो, और आपने पहले साल आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो आप एसएससी इन डिफॉल्ट हो जाओगे। अगर आपने ऊपर वाली तीनों कंडीशन पूरी कर दी तो 100% इसी ईयर माइनस करने मिल जाएगा। अगर आप तीनों कंडीशन नहीं पूरी कर पाए तो 30% डिसअलाउ होगा, 70% आपको इसी ईयर माइनस करने मिल जाएगा। ठीक है, इससे मैं इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये रिसेंट अमेंडमेंट है, प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। और इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे सेक्शन मैंने लिखा है 211, पूरा इफेक्ट जो मैंने अभी समझाया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन वर्ड्स, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। मैं एक्चुअली सोच रहा था इस बारे में, आप लोग अपने कमेंट्स बताइएगा। मैंने सोचा था इस हैंड रिटन नोट्स को मैं एक बुक में कन्वर्ट करा के, ठीक है, इसको अमेज़न पे डाल दूं फॉर सेल, जिससे आप जैसे बाकी लोगों का भी भला हो पाए इससे। ठीक है, तो बताना अपने आइडियाज कि आपको क्या लगा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में बताना है। आप पर्सनली मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये ना एग्जाम के एक दिन पहले आपको इतना वास्ट सिलेबस जो डीटी का है वो रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये कंसाइज है, टू द पॉइंट है, और सम्स करने के लिए बस इतनी ही नॉलेज चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है 40 छोटा ए 2, जो बोलता है आप जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हो उसको पीएल में डेबिट नहीं कर सकते। हमने पहले भी बोला था, आपको जो इनकम टैक्स पेमेंट करते हो उसको पीएल में डेबिट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड मिलता है तो वो टैक्सेबल भी नहीं होता, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मिलता है वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। याद रखिएगा ये बात। ठीक है, अब हम लोग बड़ा ए की सीरीज में आए, छोटा ए की सीरीज खत्म, बड़ा ए की सीरीज शुरू। तो 40 बड़ा ए 2 पहले क्या बोलता है, अगर आपने कोई एक्सेस पेमेंट किया है टू स्पेसिफाइड पर्सन तो असेसिंग ऑफिसर उसको डिसअलाउ कर देगा। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर, उसको डिसअलाउ कर देगा। सर मतलब क्या है? स्पेसिफाइड पर्सन मतलब कौन है यहाँ पे? स्पेसिफाइड पर्सन मतलब है रिलेटेड पर्सन। ठीक है सर, रिलेशन कैसे समझेंगे? अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपकी फैमिली का कोई मेंबर आपका रिलेटिव होगा। अगर आप कंपनी है तो आपका शेयर होल्डर जिसका आपकी कंपनी में 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है या 20% से ज्यादा शेयर कैपिटल है, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर है या 20% से ज्यादा शेयर कैपिटल है, वो आपसे रिलेटेड मान लिया जाएगा। अगर आप एचयूएफ हो तो आपका जो मेंबर है वो आपका रिलेटिव मान लिया जाएगा। ठीक है, तो या तो कंपनी होगा तो कंपनी के केस में शेयर होल्डिंग देखेंगे, एचयूएफ है तो मेंबर देखेंगे, इंडिविजुअल है तो क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे, और अगर फर्म है तो पार्टनर देखेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आपने इन लोगों को पेमेंट किया है जो एक्सेस पेमेंट है, अब देखो एक्सेस है ये कौन डिसाइड करेगा? ये असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा, मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर डिसाइड करेगा। अब एक बात जाती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीजों पे एक्सप्लेन करना ज्यादा पसंद करता हूं, कि असेसिंग ऑफिसर कैसे पता करेगा, ठीक है, कि कि कितना एक्सेस है, कैसे पता करेगा वो? बेसिकली वो इस तरह की पेमेंट का फेयर मार्केट वैल्यू देखेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज कि मैं हूं, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है और मेरे भाई का भी एक बिजनेस है। लेट्स सपोज कि मेरा भाई कंप्यूटर्स में डील करता है, ठीक है, और मेरे को कंप्यूटर सिस्टम चाहिए 4, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंप्यूटर सिस्टम भाई से खरीदा, एक कंप्यूटर सिस्टम 1-1 लाख रुपए का खरीदा, ठीक है। अब एओ क्या करेगा पता है? चेक करेगा कि जो कंप्यूटर सिस्टम मैंने खरीदा है इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम का मार्केट में क्या वैल्यू है, ठीक है। अब एओ को लगा, अगर केस 1 केस 2, एओ को लगा कि ये वैल्यू एक्सेस है और उसने वैल्यू चेक किया और वैल्यू निकल के आया 80,000 हर कंप्यूटर का, तो एओ क्या करेगा पता है? पर कंप्यूटर 20,000 डिसअलाउ करेगा, पूरा नहीं डिसअलाउ करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा लोग को भयंकर कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो लोग ऐसे याद करके चला जाता है पेमेंट टू रिलेटिव बस डिसअलाउ। ऐसा नहीं है, एक्सेस खाली डिसअलाउ होगा। मतलब मैंने जो 20,000 रुपीज एक्सेस पेमेंट किया है सिर्फ वही डिसअलाउ होगा और कुछ नहीं डिसअलाउ होगा, बाकी पूरा अलाउड होगा 80,000। नेक्स्ट केस 2, मानो एओ ने चेक किया और एओ को कोई गलती नहीं मिला, 1 लाख की है पेमेंट, ठीक है।
तो ये क्या बोलेगा, कुछ कोई एक्शन नहीं लेगा। नाउ सपोज अगर उसको 1,20,000 मिला पेमेंट और मैंने 1 में खरीदा, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक्सेस थोड़ी ना, ये तो डेफिशिएट है, ठीक है। अब 40 बड़ा A3 पहले भी बहुत बार आ चुका है, इसमें भी एक छोटा सा अमेंडमेंट है, हालांकि अमेंडमेंट नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीज है, बट फिर भी अमेंडमेंट की तरह बोल देते हैं। 40 बड़ा A3 क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी एक आदमी को, ध्यान से मेरा उंगली देखते रहना, किसी एक आदमी को एक दिन में, बस ये 2 बात याद रखना है, किसी एक आदमी को एक दिन में, किसी एक आदमी को एक दिन में किसी एक आदमी को एक दिन में 10,000 से ज्यादा पेमेंट अगर कैश में किया है, 10,000 से ज्यादा पेमेंट अगर कैश में किया है तो पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। इस बात पे ध्यान देना, स्ट्रेस दिया है मैंने, पूरा अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब मान लो मैंने किसी एक आदमी को एक दिन में 25,000 रुपीज दिया है, तो पूरा 25,000 हमको पीएल में माइनस करने नहीं देगा। लेकिन जो ऊपर आपने बड़ा A2 पढ़ा था, वहां पे सिर्फ एक्सेस का पोर्शन हटाते थे, इसीलिए हम बार बार स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन A3 में पूरा हटा देते हैं। तो फिर एक बच्चा पूछा, तो सर क्या 10,000 से ज्यादा किसी को पेमेंट ही ना करे एक दिन में? कर सकता है, आपको कर सकते हैं, पर कैसे कर सकते हैं? आप करेंगे अकाउंट पे ही चेक में या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट में। एक बात याद रखिएगा, अकाउंट पे ही चेक अलाउड है, लेकिन अगर क्रॉस्ड चेक लिख के एग्जाम में आता है, क्रॉस चेक बोल के, तो वो डिसअलाउड है। क्रॉस चेक, बेयरर्स चेक, ये सब डिसअलाउ है। मतलब क्रॉस चेक एंड बेयरर्स चेक आर इन द सेम लाइन एज कैश। उनमें भी अगर आपने पेमेंट 10,000 के ऊपर किया है तो वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, थोड़ा तो आई होप आपने ये प्रोसेस किया होगा अपने दिमाग में। अब आते हैं हम लोग आगे। तो क्या क्या अलाउड है? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, ये 2 चीज अलाउड है। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और एक वर्ड लिखा हुआ था अदर मोड्स, फिर एक वर्ड लिखा हुआ था अदर मोड्स। जो रिसेंट फाइनेंस एक्ट आया उसने अदर मोड्स को डिफाइन कर दिया है बेसिकली, ठीक है। जब से ये कोविड के बाद की जो अमेंडमेंट है, जैसे ये वाली अमेंडमेंट जो है वो नवंबर 20 एप्लीकेबल है, ठीक है। मतलब ये उस पीरियड के बीच में आया है, लास्ट मतलब अक्टूबर से, मतलब नवंबर के जो एग्जाम हुए थे वो 30 अप्रैल के लिए एप्लीकेबल थे, मई के जो एग्जाम के लिए था वो 30 अक्टूबर था। तो 30 अक्टूबर से 30 अप्रैल के बीच में ये वाली चीज आई है, कुछ नहीं, अदर मोड्स को डिफाइन कर दिया है बस। तो अदर मोड्स में अब इन्होंने क्या डाल दिया, देखिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट अगर आप करते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हो, IMPS के थ्रू पेमेंट करते हो, UPI भीम ऐप के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हो, NEFT करते हो या RTGS करते हो, मतलब वो जो अदर मोड्स था ना, ये इसको रिप्लेस करके दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में लिखा है। मैं प्रेफर करता हूं जो भी मैं अमेंडमेंट लिखता हूं वो मैं ग्रीन में लिखता हूं, जिससे आपको पता रहे कि ये अमेंडमेंट है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा ये डिफरेंट कलर से लिखा हुआ है, दिस मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो अमेंडमेंट का कलर इज ग्रीन, ओके, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, अब अगर आप बिजनेस में हैं, क्या चीज के, प्लाइंग एंड हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज, प्लाइंग और हायरिंग ऑफ गुड्स कैरेज है ना, टाटा मैटाडोर, छोटा हाथी, अगर आप इन सबको भाड़े में देने के बिजनेस में, तो आपके लिए जो 10,000 का लिमिट है वो 35,000 हो जाएगा। मींस यू कैन पे अ पर्सन इन मोड ऑफ कैश अप टू ₹35,000 इन अ डे टू अ पर्सन। बस ये अ याद रखना, इन अ डे टू अ पर्सन, बस ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि जब 43(1) मैं पढ़ा रहा था ना, एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा था, उसमें भी ये सेक्शन आया था, तो उसमें भी ये ऐसे ही एप्लीकेबल होगा कि IMPS, UPI, भीम, NEFT, मतलब जहां जहां पे 40 बड़ा A3 आया है वहां में ये मोड्स इंट्रोड्यूस्ड होंगे और सब मोड में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये कुछ नहीं अलग से नहीं आएगा, एक मेन सम में नीचे लाइन लिखा होगा, एंड पेमेंट इज बीन मेड थ्रू UPI या भीम, तो अलाउड होगा या नहीं अलाउड होगा, पूरा अलाउड होगा, अदर मोड्स में कवर्ड है ये, ठीक है। तो ये 35,000 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। पेमेंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर 35 एंड ऑल्सो योर एक्चुअल कॉस्ट 43(1) इज एज पर 48 बड़ा A3, मतलब ये वहां पे भी लागू होगा। लेकिन एक रूल है इनकम टैक्स का 6DD, जिसमें कुछ ऐसे केसेस दिए हुए हैं जिन केसेस में आप अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 कैश में पेमेंट कर सकते हो, अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 कैश में पेमेंट कर सकते हो। मतलब ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे क्या क्या केस है?
मान लो अगर आप एक फार्मर या कल्टीवेटर से सामान खरीद रहे हो, माइंड यू मैंने फार्मर या कल्टीवेटर बोला, फार्मर के डेफिनेशन में फिशरमैन भी इंक्लूड होगा, लेकिन जो प्राइमरी सोर्स से खरीद रहे हो उसका बात मैं कर रहा हूं। अगर उसने होलसेलर को दिया, आप होलसेलर से खरीद रहे हो, तब ये एप्लीकेबल नहीं है। 6DD बोलता है फार्मर या कल्टीवेटर या फिशरमैन, ठीक है, फिशरमैन से मच्छी उच्छी खरीद रहे हो, ठीक है। या अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो ऐसे दिन पे, ऐसे टाउन या विलेज में जहां पे बैंकिंग का फैसिलिटी है ही नहीं, या तीसरा आप ऐसे दिन पेमेंट कर रहे हो जिस दिन बैंक हॉलिडे है या क्या कहते हैं स्ट्राइक है, ठीक है, या आप एक एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो जो टेम्परेरी पोस्टिंग में एक ऐसी जगह गया है, 15 दिन से ज्यादा टेम्परेरी पोस्टिंग में ऐसी जगह गया है जहां पे उसका कोई बैंक अकाउंट है ही नहीं, तो वहां पे आप उसको कैश में पेमेंट कर सकते हो। ऐसे देखो यहाँ पे है। या अगर आपने कोई पेमेंट बुक एडजस्टमेंट से किया, व्हाट डू यू मीन बाय बुक एडजस्टमेंट, वो मेरे बुक्स में डेटर था, हम उसके बुक में क्रेडिटर थे, तो हमने डेटर टू क्रेडिटर एंट्री पास कर दी और वो खत्म हो गया, तो वहां पे यू कैन यूज कैश, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, यू कैन यूज कैश फॉर बुक एडजस्टमेंट्स, ठीक है। पेमेंट बाय वे ऑफ बुक एडजस्टमेंट, फिर पेमेंट फॉर एग्रो प्रोडक्ट्स, परचेस ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ ये मैं भूल गया था, ये नहीं बोला मैंने। अगर आपने कोई कॉटेज इंडस्ट्री से हैंडमेड प्रोडक्ट्स खरीदे हैं तो उसके लिए भी आप पेमेंट इन कैश कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब प्राइम सोर्स से, आप मॉल में रखे हुए से खरीद रहे हो उसका बात मैं नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइम सोर्स, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट, पेमेंट मेड इन अ विलेज और टाउन वेयर बैंक डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर ये एक इंपॉर्टेंट है, रिटायरमेंट बेनिफिट अगर आप पेमेंट कर रहे हो, प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी अपने एम्प्लॉय को, और अमाउंट 50,000 तक है, अगर 50,000 को एक्सीड करता है तो आप रूल के बाहर हो, पूरा डिसअलाउ हो जाएगा, लेकिन 50,000 तक अलाउड है। ये आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, ऊपर दे देगा कि पेमेंट हैज बीन मेड इन कैश, और नीचे एक छोटा सा सम में एक चीज डाल देगा कि हाउएवर द पेमेंट वाज मेड टू अ फार्मर। अब आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि रूल 6DD में कैसे स्ट्राइक करेगा, वीडियो को 3 बार सुनना है और ये नोट को 2 बार पढ़ना है और हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑन डे ऑफ बैंक हॉलिडे स्ट्राइक किया है। और लास्ट वाला देखिए, सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय, सॉरी माय फॉल्ट, हाँ, salary paid to an employee after TDS who is temporarily posted other than normal place of work for 15 days or more and does not have any account at such place or a ship. शिप क्यों बोल रहा है, मतलब मान लो जो सेलर है वो शिप पे गया, शिप पे ऑब्वियसली बैंकिंग फैसिलिटी नहीं अवेलेबल होगा, मान लो शिप अभी मॉरिशस में, और जिस बैंक में उसका यहाँ पे अकाउंट था उसका मॉरिशस में ब्रांच नहीं है, तो कैसे पेमेंट करेगा, वहां पे कैश में किया जा सकता है। पर ऑब्वियसली ये याद रखना 15 दिन से ज्यादा का होना चाहिए टेम्परेरी, ठीक है, नॉट लेस देन 50। 40 बड़ा A3 का एक छोटा भाई है 40 बड़ा A3A, ये क्या बोलता है, मान लो अगर आपने कोई एक्सपेंस क्लेम किया है अक्रूवल बेसिस पे, व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूवल बेसिस, आपने वो एक्सपेंस इस साल पेमेंट नहीं किया है, वो आप पेमेंट करोगे नेक्स्ट ईयर, पर आपने माइनस PL में अभी कर लिया है, ठीक है। और सपोज आपने इस साल माइनस कर लिया है और नेक्स्ट ईयर जाके आपको पेमेंट कैश में कर देते हो एक्सीडिंग ₹10,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, जितना आपने पेमेंट किया, जितना अमाउंट का आपने पहले डिडक्शन लिया था, उतना ही अमाउंट को हम लोग डीम्ड इनकम मान लेंगे इस ईयर में आपका। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने एक बिजनेस एक्सपेंस लिख दिया है 20,000, जो बिजनेस एक्सपेंस हमने इस बार पेमेंट नहीं किया, ठीक है, हम बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करना। अब नेक्स्ट ईयर जाके मैंने 20,000 रुपया पेमेंट इन कैश कर दिया, तो उस ईयर की इनकम में वो 20,000 रुपया क्या हो जाएगा पता है, डीम्ड एज इनकम हो जाएगा, ठीक है। उसको क्रेडिट में ऐड करके उस पर टैक्स मांग लेगा गवर्नमेंट, क्यों, क्योंकि पहले तुमने डिडक्शन लिया था, ठीक है। और अब तुमने क्या पहले डिडक्शन ले लिया, वादा किया कि काम बाद में करोगे, पर काम तुमने किया नहीं, तो हम डिडक्शन को रिवर्स कर देंगे। और देखो, if any expense is allowed in the current year and the same when paid next year is in mode of cash exceeding 10,000, the amount shall be deemed as income, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया 40 बड़ा है 7, ठीक है, बोलता है प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी डिसअलाउ होगा। अगर कोई भी प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी आप बना रहे हो एम्प्लॉय को पेमेंट करने के लिए, प्रोविजन बना रहे हो, तो वो डिसअलाउ होगा। हमने ये बात चीख के पहले भी बोली थी, एक्ट में किसी भी तरह का प्रोविजन नहीं अलाउड होता है सिवाय एक को छोड़ के, प्रोविजन फॉर वारंटी, और दूसरा जो ICDS के तौर पे बना है। ICDS मींस इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स के तहत जो बना है वो प्रोविजन अलाउड होता है, बाद बाकी कोई प्रोविजन नहीं अलाउड होता। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे बोल देता, ठीक है,
कि प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी विच हैज बीन प्रिपेयर्ड एज पर आईसीडीएस, तो फिर ये अलाउड हो जाता। पर ये कौन से वाले प्रोविजन डिसअलाउड है? जो आईसीडीएस से नहीं बने। लेकिन जिस ईयर में आपको एक्चुअल पेमेंट करना है ग्रेच्युटी का, तो एक्चुअल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी विल बी अलाउड, प्रोविजन विल नॉट बी अलाउड। सेम बैड डेट वाला हिसाब, बैड डेट अलाउड है 36(1)(7) में, लेकिन बैड डेट का प्रोविजन नहीं अलाउड है। प्रोविजन किसको अलाउड था? बैंक को। याद है 36(1)(7)(a) इंडियन बैंक के लिए 8.5% प्लस 10% ऑफ एग्रीगेट रूरल एडवांसेस और बाकी सबके लिए 5%। बार बार वीडियो देखो बच्चा लोग, याद हो जाएगा, मेरी तरह ही फ्लुएंसी आएगा आपके अंदर। आइए, obviously this will be subject to 43B. What is 43B? We are coming. This is your next most important section, 43B. 43B एक सेक्शन है जो बोलता है कि डिडक्शन आपको तभी मिलेगा, माइनस करने पीएल में तभी मिलेगा, कौन सी चीजों को, जो आप हम अभी नीचे पढ़ाएंगे, अगर आप उनको एक्चुअली पे करते हो उस पर्टिकुलर ईयर में। कैश बेसिस पे मिलेगा। व्हेन आई से कैश बेसिस, इट डज नॉट मीन आई हैव टू पे इट इन कैश, इट मीन्स इट हैज टू बी एक्चुअली पेड इन दैट ईयर। ये अकाउंट्स वाला कैश बेसिस है, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा, कैश बेसिस पे मिलेगा। तो सर ये कौन सी है? आपको ये नाम याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहला एनी टैक्स ड्यूटी सेस। सर कौन से टैक्स के बारे में बात कर रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स तो मिलता नहीं, तो कोई भी टैक्स ड्यूटी सेस आपने पेमेंट किया, सर जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब अगर, एक्साइज, ये सब अगर आपने पेमेंट किया, या वैट, सेल्स टैक्स, ये सब अगर आपने पेमेंट किया, तो ये सब का डिडक्शन आपको मिल जाएगा ऑन पेमेंट बेसिस। मींस यू हैव टू एक्चुअली पे इट फर्स्ट। नेक्स्ट, बोनस एंड कमीशन। अगर आपने अपने एम्प्लॉय को कोई बोनस या कमीशन दिया है, जब तक एम्प्लॉयर वो एक्चुअल में दे नहीं देता, तब तक उसका डिडक्शन नहीं ले सकता। नेक्स्ट, लीव इनकैशमेंट, ठीक है। लीव इनकैशमेंट क्या होता है हम लोग सैलरी में पढ़ेंगे। आपको हर साल में आपकी कंपनी से कुछ लीव मिलती है, जैसे एक साल में 20 लीव्स है, ठीक है, तो वो 20 लीव्स ना अगर आप नहीं लेते तो वो लीव स्टार्ट्स टू अक्यूमुलेट, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। फिर लास्ट में जाके आप उस लीव्स को इनकैश करा सकते हो, मतलब उसके बदले में पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो उनको बोला जाता है बेसिकली पेड लीव्स। तो अगर आप लीव ले नहीं रहे हो तो इट अक्यूमुलेट्स ओवर टाइम एंड यू कैन क्लेम इट एज इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ इधर आइए, लीव इनकैशमेंट हुआ, तो इस पेज में 3 हुई, एनी टैक्स ड्यूटी सेस, बोनस कमीशन और लीव इनकैशमेंट। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी फंड। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या ग्रेच्युटी फंड में, वो एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है, लेकिन पीएल में डेबिट करने कब मिलेगा? जब एक्चुअली पेमेंट हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के कि सर एक्चुअली पेमेंट कब तक करना है? एक्चुअली पेमेंट आपको करना है आपके रिटर्न फाइलिंग डेट तक। तो अगर रिटर्न फाइलिंग डेट तक पेमेंट हो गया है तो इसी ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे मान लो अभी अगर अपने 1920 प्रीवियस ईयर फॉलो करते हैं, तो आपको 1920 प्रीवियस ईयर के लिए रिटर्न फाइलिंग डेट गवर्नमेंट तो एक्सटेंड कर दिया है 30 नवंबर तक, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज इट वाज नॉट 30 नवंबर, जस्ट सपोज फॉर सम टाइम, तो ये 30 सितंबर होता, ठीक है। तो 30, चलो मान लो 30 नवंबर ही रखो, हटा, 30 नवंबर है अभी, पर नॉर्मली 30 सितंबर होता है। 30 नवंबर तक अगर आपने पेमेंट इसको एक्चुअली कर दिया है फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में या ग्रेच्युटी फंड में, तो आपको इसी ईयर डिडक्शन मिल जाएगा। एक सेकंड, हाँ, तो आपको इसी ईयर डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर भूले चुके आपने इस ईयर पेमेंट नहीं कर पाए, ठीक है, और वो मान लो दिसंबर में चला गया, तो फिर आपको वो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, इस ईयर नहीं मिलेगा, ठीक है। यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको एक्चुअली पेमेंट करना पड़ेगा तभी डिडक्शन मिलेगा। अब आप लोन किससे किससे ले सकते हो, पहले देख लो, मेरा हाथ देखो पहले। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, शेड्यूल्ड बैंक से ले सकते हो, ठीक है। और अभी इस साल 2 नया एडिशन हुआ है इसमें, एक है एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और एक है नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमैटिक एनबीएफसी। एक है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एक है नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। मतलब क्या है? डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वो होगा जो पब्लिक डिपॉजिट लेता है और आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटी वो होगा एनबीएफसी। एनबीएफसी मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जो बैंक्स की तरह ऑपरेट नहीं करते, मतलब वो बैंक्स की तरह रजिस्टर्ड नहीं होते, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल की तरह रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, जैसे मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी है, ठीक है, वो गोल्ड लोन आता है ना, मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, दैट्स एन एनबीएफसी। नाउ लेट्स कम टू इट बैक, ठीक है।
तो एनबीएफसी कौन सी होगी? नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के बारे में बात कर रहे हैं बच्चा। नॉन डिपॉजिट एनबीएफसी मतलब एक ऐसा एनबीएफसी जिसका टोटल एसेट 500 करोड़ तक है प्रीवियस ईयर में। अगर आपका प्रीवियस ईयर में एसेट 500 करोड़ तक है तो इस ईयर में आपको एनबीएफसी बुलाया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 4 लोग से लोन ले सकते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड बैंक, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। फिर से नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, शेड्यूल्ड बैंक और आपका पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन चारों से आप लोन ले सकते हो। लोन लोगे तो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा। सपोज कोई करता है ऐसे, बैंक से ऑफर करते हैं कि जब लोन बहुत टाइम तक इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो जाता है तो इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करवाया है, ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, तो उसको पेमेंट नहीं मानते, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट इज नॉट पेमेंट। उल्टा, जब आप उस लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट करना शुरू करते हो तब डिडक्शन मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने एक गाड़ी खरीदा, गाड़ी पे हर महीना मेरे को 6,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ता है और 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ता है। तो मान लो मैंने पिछले 10 महीना से इंटरेस्ट नहीं पेमेंट किया, 60,000 रुपए इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, लेकिन मैं प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट कर रहा हूं। तो अब क्या कर सकता हूं मैं कि इस 60,000 के लोन को, इंटरेस्ट को मैं एक लोन में कन्वर्ट करा सकता हूं। अगर मैंने 60,000 के इंटरेस्ट को एक लोन में कन्वर्ट करा लिया, दैट इज नॉट पेमेंट। नाउ आई हैव अ न्यू लोन ऑफ 60,000 रुपीज। अब इस पे जब हम इंटरेस्ट पेमेंट करेगा देन दैट इंटरेस्ट विल बी अकाउंटेड। ठीक है, आइए देख लीजिए एक बार इधर। इंटरेस्ट ऑन लोन एनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, सिस्टमैटिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, 500 करोड़ तक का एसेट है प्रीवियस ईयर में, ये नया है अभी इंक्लूजन। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, तो 4 लोगों से है, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड बैंक, एनबीएफसी जो डिपॉजिट टेकिंग है, एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। पेमेंट किया सर, इंडियन रेलवे को हम लोग क्यों पेमेंट करेंगे? वो जो रेलवे के वैगन होते हैं ना, वो रेलवे के एसेट होते हैं। अगर आप इंडिया के बाहर से, या मतलब सॉरी इंडिया के बाहर से एक स्टेट से दूसरा स्टेट अपना सामान लेके आ रहे हो रेलवे के थ्रू, तो रेलवे उसको लीज पे देता है रेलवे वैगन्स को यूज करने के लिए। तो इंडियन रेलवेज के जो वैगन आपने यूज किए हैं उस पे आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, मतलब पेमेंट करना पड़ता है जो वो, अगर आपने एक्चुअल पेमेंट किया है इंडियन रेलवेज को तभी आपको डिडक्ट करने मिलेगा। इस पे एक जीएसटी का एग्जेम्पशन भी है कि जो रेलवे के एसेट्स लेते हैं इंडियन रेलवेज से तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। वो जीएसटी क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप नंबर नीचे जाता रहेगा, आप जीएसटी के लिए एनरोल करो। जितना अच्छा नॉलेज आपकी डीटी की है वैसे ही मैं आपको जीएसटी भी पढ़ाता हूं, जिससे आपका नॉलेज बैरियर खुले, कि जस्ट आप किताब में ना रहे। आपको खुद पता है कि जीएसटी कितना ग्रोइंग फील्ड है। एवरी डे देयर इज सम न्यू सर्कुलर कमिंग, एवरी डे देयर इज सम न्यू नॉलेज टू गेन। इफ यू डोंट स्टडी इट विद अ पर्पस ऑफ लर्निंग, इवन इफ यू पास द एग्जाम यू वोंट बी वर्थ इट। ठीक है, तो आप नंबर पे नीचे डायल करो और जीएसटी का एक एक्सपीरियंस लेके देखो। ठीक है, नेक्स्ट अमाउंट टू बी पेड बिफोर द आरओआई डेट। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट टू लोन इज नॉट पेमेंट, मैंने बोल दिया पहले। ये वाली बात एक और इंटरेस्टिंग है। जो रेकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है उसमें दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी करता है, एम्प्लॉय भी करता है। तो एम्प्लॉयर के लिए तो मैंने पहले ही कहानी बता दी कि एम्प्लॉयर जब इन्वेस्ट करेगा, मतलब फंड में पैसा लगाएगा, अगर जब एक्चुअली 43B के तहत एम्प्लॉयर डिपॉजिट करेगा तभी डिडक्शन मिलेगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, अगर एम्प्लॉयर लगाएगा तो उसको मिलेगा। एम्प्लॉय क्या करता है, अपना डोनेशन एम्प्लॉयर को दे देता है, बोलता है ले मेरा कंट्रीब्यूशन आप लगा दीजिए जाके। क्योंकि बेसिकली दोनों को 10-10% दोनों अगर लगा रहे हैं तो वो अपनी तरफ से 10% लगा रहा है और एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 10% एम्प्लॉयर को दे देता है कि तुम जाकर डिपॉजिट कर दो। अब अगर एम्प्लॉयर उसको रिटर्न फाइलिंग डेट तक डिपॉजिट कर दिया देन तो गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब किसी के दिमाग में तो एक्सपेंस क्लेम कर लेगा। अरे क्यों एक्सपेंस क्लेम करेगा, अपनी जेब से थोड़ी ना दिया है उसने, इसको तो एम्प्लॉय एक्सपेंस क्लेम करेगा, एम्प्लॉयर थोड़ी ना करेगा। पर अगर उसने एम्प्लॉय से पैसा लेने के बाद रिटर्न फाइलिंग डेट तक जमा नहीं करवाया, ठीक है, तो फिर वो टैक्सेबल एज इनकम हो जाएगा। किसके लिए? एम्प्लॉयर के लिए। वी विल ट्रीट इट एज एम्प्लॉय का पैसा लेके मार दिया। ठीक है, एम्प्लॉय का पैसा लेके चोरी कर लिया और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स चाहिए। ठीक है, आइए
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट सेक्शन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स 44A, कि किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। यहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होगा जनरल लेजर, पीएल, बैलेंस शीट, जिससे तुम्हारा टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम को कंप्यूट कर पाए, बस उतने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। किसको मेंटेन करना है? अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो, अगर आप किसी तरह का स्पेसिफाइड प्रोफेशन करते हो, तो अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट, अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट मतलब ग्रॉस इनकम, मतलब सॉरी ग्रॉस इनकम हो रहा है, ग्रॉस टर्नओवर होता है, ग्रॉस रिसीप्ट मतलब जितना फीस आप कलेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो अगर आप डॉक्टर हो तो जितना फीस आपने कलेक्ट किया है, अगर वो किसी भी 3 साल में, मैं किसी भी बोल रहा हूं, एनी इन एनी ऑफ द 3 प्रीवियस ईयर्स 1,50,000 को क्रॉस कर गया। कितने को क्रॉस कर गया? 1,50,000 को क्रॉस कर गया बच्चा, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा 3 में से किसी भी साल में, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है? अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो, इंडिविजुअल और एचयूएफ हो, अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? या तो बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो। तो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशन कर रहे हो, तो आपके लिए लिमिट क्या है? या तो आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है किसी भी 3 साल में, या आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 25 लाख के ऊपर है किसी भी 3 साल में, प्रीवियस ईयर में। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन है, सर ये तो मेरा सेकेंड ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो 3 साल कैसे देखेंगे? तो सिर्फ लास्ट ईयर देखेंगे, जितने साल उतना। सर ये मेरा 3rd ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो पिछले 2 साल का देखेंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। सर ये मेरा 1st ईयर है, तो ईयर के बीच में जिस दिन आपका 150 क्रॉस करेगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, ठीक है। तो बिजनेस और प्रोफेशन में कितना है? इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 250 में एक और जीरो ऐड कर दो, 25 लाख हो गया। तो 2.5 लाख या 25 लाख, इनकम 2.5 लाख, इनकम हमेशा कम होती है टर्नओवर से। इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या टर्नओवर किसके है? 25 लाख के ऊपर है। प्लीज ध्यान में रखिएगा, मैंने ऊपर का साइन बनाया, इक्वल टू नहीं बनाया, ग्रेटर देन बनाया। मतलब अगर 25 लाख तक भी है तो बुक्स नहीं मेंटेन करना। ये एक्सीडिंग, अप टू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं क्योंकि आपके सिलेबस में एमसीक्यू भी है, ठीक है। और भरपूर इंस्टीट्यूट इसी में गेम खेलता है, यही गेम है इंस्टीट्यूट का। एग्जैक्टली आपको बॉर्डर लाइन ट्रांजैक्शन देगा 25 लाख। अब आपको सोचना है इस तरफ मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो बस आपको ऐसे ही सोचना है, ठीक है। तो 2.5 लाख है या 25 लाख, तीनों में से किसी एक भी साल में। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? अदर पर्सन। जब मैं अदर पर्सन बोल रहा हूं मतलब क्या? इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के मतलब कौन कौन? फर्म, एओपी, बीओआई, ठीक है, आर्टिफिशियल जुरिसडिक्शनल पर्सनल, लोकल अथॉरिटी, ये सब। तो इनके लिए क्या है? ठीक है, इनके लिए क्या है? इनकम 1,20,000 के ऊपर, या क्या है? ग्रॉस टर्नओवर, या शुड आई से ग्रॉस रिसीव 10 लाख के ऊपर। आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए इतना ज्यादा क्यों रखा है? इंडिविजुअल एचयूएफ के ऊपर इतना ज्यादा इसलिए रखा है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि इन लोग के ऊपर अननेसेसरी बर्डन बने। एक अकेला आदमी बहुत कम और छोटा बिजनेस रखता है, उससे अननेसेसरी हम बुक्स बनवाना नहीं चाहते। बड़ा है तो ऑब्वियसली बन जाएगा, इसलिए उसका लिमिट ज्यादा है, लेकिन अदर पर्सन का लिमिट कम है, 120 है, ठीक है, 120 है या 10 लाख है। सिमिलरली डॉक्टर्स के लिए हमने 150 दे के रखा है, क्योंकि प्रोफेशन बहुत कम है, प्रोफेशनल इनकम जनरली कम होता है, ज्यादा आप नहीं कमाते प्रोफेशन में, तो इसलिए वहां पे 150 रखा है, क्योंकि हम लोग उसको एम्बिट के बाहर रखना चाहते हैं। लेकिन जो बिजनेस वाले आदमी लोग हैं, अदर देन इंडिविजुअल या एचयूएफ, उनको हम बिजनेस में रखना चाहते हैं, उनसे बुक्स बनवाना चाहते हैं, इसलिए उनका लिमिट है 120। तो 120 और 10 लाख, 3 बार मेरे साथ बोलना, 150, 250, 25 लाख, 150, 10 लाख, ठीक है। फिर से 150 स्पेसिफाइड प्रोफेशन, 250 25 लाख इंडिविजुअल एचयूएफ, अदर पर्सन के लिए, अदर पर्सन के लिए कितना सर? अदर पर्सन के लिए 1,20,000 और 10 लाख, ठीक है। 150, 250, 25, 150, 10 लाख, सॉरी हाँ 150, 10 लाख, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह गया, वो भी दूर हो जाएगा। सबसे पहले वाला 150 स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए, इंडिविजुअल को हम लोग बाहर रखना चाहते हैं तो 250 और 25 लाख, और नेक्स्ट अदर पर्सन के लिए 120 और 10 लाख। और तीनों के लिए एक चीज कांस्टेंट है, प्रीवियस 3 इयर्स में, ठीक है, तो वो चीज कांस्टेंट रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, रिमेन्स एज प्रीवियस 3 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट
अब आता है टैक्स ऑडिट। 44A भी एक सेक्शन है जिसमें आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। सर किसको टैक्स ऑडिट कराना है? टैक्स ऑडिट उसको कराना है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, जिसका अगर वो बिजनेस कर रहा है और उसका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, या अगर वो प्रोफेशन कर रहा है और उसका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख के ऊपर है, या अगर वो प्रोफेशन कर रहा है और उसका ग्रॉस रिसिप्ट कितने के ऊपर है बच्चा? 50 लाख के ऊपर है। कितने के ऊपर है? 50 लाख के। एक और चीज आप यहाँ पे ऐड करना, अगर वो प्रिजम्पटिव इनकम नहीं ले रहा है, अगर वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं कर रहा है, अगर वो प्रिजम्पटिव कर रहा है, सॉरी अगर वो प्रिजम्पटिव, हाँ वही मैं बोलना चाहता हूँ, अगर वो प्रिजम्पटिव नहीं कर रहा है, कैसे मैं बताता हूँ, प्रिजम्पटिव समझाऊंगा उसके बाद वापस इसमें आऊंगा, ठीक है। अब हमारा सक्सेसफुली तीसरा हीरो खत्म, अब हमारे चौथे हीरो पे आते हैं। चौथा हीरो याद है? अभय देओल मूवी में, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मैं शादी करूं कि शादी ना करूं, मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं, यही कंफ्यूजन में था ना। तो मैं भी बोल रहा हूं या मैं इधर जाऊं, मतलब जो नॉर्मल प्रोविजन इतने लंबे से पढ़ के आया हूं इसके हिसाब से बिजनेस इनकम निकालूं, या मैं उधर जाऊं। उधर कहां है? प्रिजम्पटिव है। इधर जाने के भी अपने फायदे, उधर जाने के भी अपने फायदे। इधर जाने के फायदे आप 2-3 क्लासेस से पढ़ रहे हो, क्या फायदे हैं? डेप्रिसिएशन मिलेगा, एक्सपेंसेस माइनस करने मिलेगा, ठीक है। इधर जाने के क्या फायदे हैं? इधर जाने के फायदे हैं बुक्स नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, बुक्स नहीं मेंटेन करना पड़ेगा, इतना एक्सपेंसेस का झमेला नहीं पालना होगा, इनकम नहीं कंप्यूट करनी पड़ेगी, एक्चुअल सीधा एक परसेंटेज लगा देंगे टर्नओवर पे, दैट इज इनकम, ठीक है, सीधा एक परसेंटेज लगा देंगे टर्नओवर के ऊपर, दैट इज इनकम। जैसे 3 ही प्रिजम्पटिव है आपके सिलेबस में, ऐसे तो प्रिजम्पटिव 7 है लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है। सबसे पहला सेक्शन आपका प्रिजम्पटिव का आता है 44AD। 44AD ये क्या बोलता है? अगर आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो, और ये किसके लिए है? ये किसके लिए? ये इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए और फर्म के लिए। फर्म में एलएलपी नहीं आएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ और फर्म में एलएलपी नहीं आएगा। कंपनी के लिए ये कतई नहीं है, वरना तो सब कंपनी यही लेके बैठ जाता, और अगर सब कंपनी ये लेके बैठ जाता तो सरकार पैसा कैसे कमाता बच्चा, ठीक है। तो 44AD है क्या? 44AD बोलता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो आप नॉर्मल टैक्स प्रोविजन छोड़ दो। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो आप नॉर्मल प्रोविजन छोड़ दो और प्रिजम्पटिव क्लेम कर लो। मैंने बोला प्रिजम्पटिव क्लेम करने से फायदा क्या होगा? बोला प्रिजम्पटिव क्लेम करने से हम लोग आपके टर्नओवर का सीधा 8%, जो भी आपके टर्नओवर होगा उस साल में, उसका सीधा 8% को आपकी बिजनेस इनकम मान लेंगे, और हम आपसे पूछेंगे भी नहीं कि आपने इससे ज्यादा कमाया था या कम कमाया था, सीधे 8% को मान लेंगे आपकी बिजनेस इनकम, ठीक है। हमने बोला यार इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब मान लो अगर मैंने 100 लाख रुपए एक साल का मेरा टर्नओवर है तो उसका 8% गवर्नमेंट इनकम मान लेगा, मतलब कितना मान लेगा? 8 लाख रुपीस, और मेरा टैक्स किस पे निकल के आएगा? 8 लाख रुपीस पे, ठीक है। 8% है बिजनेस में, लेकिन क्योंकि 40A3 आया, नया अमेंडमेंट हुआ, तो 40A3 के रिलेशन में एक अमेंडमेंट यहां पे भी डाला कि मान लीजिए अगर आप अपना पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पर्पस से लेते हो, मतलब आप जो बिजनेस करते हो उसमें आप पैसा इलेक्ट्रॉनिक पर्पस से रिसीव करते हो, अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से लेते हो, या भीम, यूपीआई, पेटीएम ये सब को यूज करते हो, पेटीएम यूजेस IMPS, ठीक है, ये सब यूज करते हो अगर, तो आपके टोटल टर्नओवर जो इन सब चीजों से आया है, ठीक है, जैसे मान लो मेरा ना टर्नओवर 200 लाख है, इसमें से जो 150 लाख है वो हम सेल किया है अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से, ठीक है। अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब क्या हुआ सर? कैश का यूज किया, चेक का यूज किया, बेरर चेक का यूज किया, क्रॉस चेक का यूज किया, ये सब चीज का यूज किया। और जो 50 लाख का टर्नओवर है, ठीक है, उसको मैंने कैसे लिया? उसको मैंने लिया भीम यूपीआई से सपोज। तो पता है 150 लाख का 8% विल बी बिजनेस इनकम और 50 लाख का 6% विल बी बिजनेस इनकम। मतलब जितना आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ले रहे हो उसके लिए 6%, जितना आप अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ले रहे हो उस पे 8%, ठीक है। अब क्योंकि आप प्रिजम्पटिव ले रहे हो, मैंने बोला या तो मैं इधर जाऊं या तो मैं इधर जाऊं, इधर भी अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इधर भी होंगी। इधर की डिसएडवांटेज क्या है? जो भी 30 से लेके 38 तक आपने जो भी एक्सपेंसेस पढ़े थे, मतलब साइंटिफिक रिसर्च ये वो जितने एक्सपेंसेस पढ़े थे, यहां आपको कुछ माइनस करने नहीं मिलेगा।
मतलब वो जो 8% हम इनकम अज्यूम कर रहे हैं वो पूरा 8% विल बी सब्जेक्टेड टू टैक्स, ठीक है। और आपको कुछ माइनस करने नहीं मिलेगा, लेकिन डिडक्शंस आपको मिलेंगी 6A की, क्योंकि वो 30 से 38 नहीं जाता। अगर आपके बिजनेस में लॉस हो जाता है तो लॉस भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, इसको मैं 44AB से कैसे रिलेट करूंगा। सपोज आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना है। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले लेते हो ना तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले लेते हो तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मान लो आपने 1 साल प्रिजम्पटिव लिया, आप अगले साल बोलते हो कि मेरा इनकम ना उस 8% से कम आएगा, मतलब मेरा 100 लाख का टर्नओवर है, आप 8% 8 लाख अज्यूम कर रहे हो मेरी इनकम, हम बोल रहे हैं मेरी जो एक्चुअल इनकम होगी वो 8 लाख से कम होगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा पता है, बुक्स भी मेंटेन करना पड़ेगा, टैक्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अगर मेरी इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो समझ में आया। 44AD अगर आप लेते हो तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना, लेकिन अगर आप 44AD लेने के बाद ये क्लेम करते हो कि आपकी इनकम 8% ऑफ टर्नओवर से कम है, तो अगर वो 2,50,000 से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करके ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि आप सच बोल रहे हो। अब एक बात और ध्यान रखना, एक बार आपने 44AD में एंट्री मारा, ठीक है, तो आपको 5 साल तक इस सेक्शन को यूज करना पड़ेगा। 5 साल तक आपको प्रिजम्पटिव ही क्लेम करना पड़ेगा। अगर आप 5 साल के पहले प्रिजम्पटिव छोड़ के नॉर्मल प्रोविजन में अपनी इनकम डिस्क्लोज किए तो उस दिन से अगले 5 साल के लिए आप बैंड हो जाएंगे प्रिजम्पटिव के लिए। वरना क्या होता सोचो, लोग ना गेम बना देता, जिस ईयर उनकी इनकम, ठीक है, 8% की लिमिट से ज्यादा हो रही होती उस साल प्रिजम्पटिव ले लेता, ठीक है। जिस ईयर 8% से कम हो रही होती उस साल बोलता प्रिजम्पटिव नहीं लेंगे। इसलिए सरकार ने ना एक लॉक इन पीरियड लगा लिया, बोला आए हो तो मेहमान की तरह 5 साल तक रहो। जैसे सरकार नहीं होती, आई है तो मेहमान 5 साल तक रहो, ठीक है। और कोई भी सरकार खुद स्टेप डाउन करके फिर सेम इलेक्शन में नहीं खड़ी होगी, क्योंकि तब वो बेवकूफ होगा, ठीक है। तो आए हो तो 5 साल तक रहो, अगर बीच में छोड़ के गए तो वापस और 5 साल तक नहीं आने देंगे, ठीक है। ये प्रिजम्पटिव का रूल है, 44AD का भी यही रूल है, ADA का भी सेम रूल है कि एक बार आए हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अगर एक बार आए हो तो रहना पड़ेगा, घर 5 साल के पहले जाने नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है 44AD। AD मैंने खत्म कर दिया, एक बार आप देख लो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस नॉट फॉर कंपनी अवेलेबल टू इंडिविजुअल आई HUF फर्म नॉट LLP, LLP को ये नहीं मिलेगा। टर्नओवर क्या है, प्रीवियस ईयर में 2 करोड़ तक या 2 करोड़ से कम का अगर टर्नओवर है, मतलब बेसिकली 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है, मतलब ऐसे समझ लो 1 करोड़ के ऊपर होगा, ठीक है, तो आप ले सकते हो 2 करोड़ तक। सर कोई मेरे को पूछता है, सर क्या हम 1 करोड़ के नीचे ले सकते हैं प्रिजम्पटिव? हाँ ले सकते हो, पर फायदा क्या है? फायदा क्या है 1 करोड़ के नीचे प्रिजम्पटिव लेने का, ठीक है। तुमको तो वैसे भी 1 करोड़ के नीचे प्रिजम्पटिव लेने का क्या मतलब है, तुमको तो वैसे भी टैक्स ऑडिट नहीं कराना। जनरली तुम प्रिजम्पटिव लेते क्यों? बुक वर्क से बचने के लिए, तो तुमको टैक्स ऑडिट तो नहीं कराना है, पर तुम क्या 1 करोड़ के नीचे भी ले सकते हो, हाँ तुम 1 लाख में भी ले सकते हो भाई प्रिजम्पटिव, ठीक है, लेकिन 2 करोड़ के ऊपर प्रिजम्पटिव नहीं मिलेगा। तो मतलब सर 2 करोड़ के ऊपर की दुनिया क्या है? 2 करोड़ के ऊपर की दुनिया है नॉर्मल टैक्स विद नॉर्मल टैक्स ऑडिट, ठीक है। 2 करोड़ के ऊपर की दुनिया है नॉर्मल टैक्स विद नॉर्मल टैक्स ऑडिट, ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन, LLP को क्यों नहीं दिया? जहां पे भी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एक्ट में, उन लोगों के लिए प्रिजम्पटिव नहीं होता, क्योंकि तब आप ना 2 जगह प्रिजम्पटिव ले लोगे, लोग अपनी इनकम अलग दिखाएंगे और कंपनी की इनकम अलग दिखाएंगे, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। और LLP में भी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, तो LLP की इनकम आप अलग दिखाओगे, पार्टनर की इनकम अलग दिखाओगे, दोनों को इसी लेवल पे बांटोगे कि दोनों पे टैक्स ना कैलकुलेट हो। तो ये 2-5 हरकत हम नहीं करने देंगे, ना कंपनी में करने देंगे ना LLP में, लेकिन बाकी सब में देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। HUF में नो सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्म में भी देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। आगे आता है, हालांकि वो रीजनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ दो, बस ये याद रखना कंपनी और LLP को नहीं देना। इन मोड ऑफ अकाउंट पे, चेक अकाउंट पे, बैंक ड्राफ्ट, यूज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और भीम UPI वगैरह सब कुछ 6% ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट टैक्सेबल होता है, ठीक है। और अदर देन अबव, मतलब इसके अलावा जो आप टर्नओवर लेते हो
मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से नहीं होगा उसका 8% ऑफ टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट टैक्सेबल होता है। नो डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम 30 to 38, however set off carry forward and deduction under 6A is allowed। अब जैसे बिजनेस के लिए है वैसे ही एक प्रिजम्पटिव प्रोफेशन के लिए 44AD पहले भी था ADA ये है प्रोफेशन के लिए, ठीक है, ऐसे याद रखना। एडवोकेट इज अ प्रोफेशन, तो ADA फॉर एडवोकेट, तो प्रोफेशन के लिए है ADA। तो प्रोफेशन का प्रिजम्पटिव क्या बोलता है, कब मिलेगा, अगर मेरी ग्रॉस रिसीव 50 लाख तक है या 50 लाख से कम है, 50 लाख तक। यहां पे ना थोड़ा बेरहमी है, यहां पे डीम्ड इनकम कितना माना जाएगा, सीधे 50%। मतलब अगर मान लो मेरा 25 लाख रुपए का ग्रॉस रिसिप्ट है और हमने प्रोफेशन में ये ले लिया है प्रिजम्पटिव, तो सीधे 12.5 लाख को मेरी इनकम अज्यूम कर लिया जाएगा। बाकी सारा चीज सेम है। सपोज हम एक बार एंट्री किए, 5 साल तक एग्जिट नहीं कर सकते वरना 5 साल के लिए बैंड हो जाएगा। हम एंट्री किए, उसके बाद हम बोलते हैं नहीं मेरी इनकम 50% से कम आएगी, अगर वो 2.5 लाख के ऊपर है तो मेरे को टैक्स ऑडिट करके प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। आगे आगे बाकी एवरीथिंग रिमेन्स कांस्टेंट, खाली यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है, यहाँ पे सिंपल है 50% इज टैक्सेबल एज इनकम, ठीक है। याद रखना इस टर्नओवर का 50% सीधा इनकम होगा और उस पर टैक्स लगेगा, कोई एग्जेम्पशन कुछ डिडक्शन पिडक्शन अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इफ ऑप्ट आउट मेंटेन बुक्स एज पर 44A, इनकम अबव 250 देन टैक्स ऑडिट एज पर 44A। ये याद रखना है दोनों में, इनकम भी 250 के ऊपर होनी चाहिए तभी टैक्स ऑडिट कराना है। सपोज अगर आपकी इनकम 250 के नीचे 220 है तो आप बुक्स तो मेंटेन करोगे, क्योंकि 220 इज मोर देन 150, याद है 150 और 120, तो आप बुक्स तो मेंटेन करोगे और आपको टैक्स ऑडिट कराने का जरूरत नहीं। टैक्स ऑडिट का जरूरत कब होगा, जब 250 को क्रॉस करे। सेम बात, एक्सपेंसेस ऑफ 30 to 38 नॉट अलाउड, डिडक्शन अंडर 6A सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड विल बी अलाउड। एक और सेक्शन है, लास्ट अपना सेक्शन और पीजीबीपी समाप्त हो जाएगा। 44AE, अगर हम प्लाइंग ऑफ गुड्स कैरेज का धंधा करते हैं और मेरे पास गुड्स कैरेज है और मेरे पास जो गुड्स कैरेज है वो थ्रू आउट द ईयर कभी भी 10 को क्रॉस नहीं करता, मीन्स आई हैव गुड्स कैरेज 10 व्हीकल थ्रू आउट द ईयर, इवन एक दिन भी 10 व्हीकल को क्रॉस नहीं करता है, वरना हमको प्रिजम्पटिव के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। 10 व्हीकल ही रहनी चाहिए मेरे पास हमेशा थ्रू आउट द ईयर, एक भी दिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये व्हीकल किस तरह की होंगी, ठीक है, और मेरा बिजनेस क्या है, मैं इन व्हीकल्स को हायर पे देता हूँ। इनसे लोग नहीं होते, बहुत सारे ट्रक खरीद लिया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ट्रक खरीद लिया, लोगों को ट्रक भाड़े पे दे रहे हैं, ठीक है, कि अपना सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट थ्रू लैंड रूट लेके जाए। वो पंजाबी अंकल नहीं होता जो ट्रक चलाता है हाईवे पे, उसी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े आपने ट्रक्स देखे हैं, जो गाड़ी जिसके अंदर रहती है ट्रेन, उसको ट्रेलर्स बोलते हैं, बड़े बड़े ट्रेलर्स जाते हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। 10 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 तरह की व्हीकल यहाँ पे कवर होगी, एक होगा हैवी गुड्स कैरेज और एक होगा लाइट गुड्स कैरेज, और ऑटोमेटिकली प्रिजम्पटिव इनकम उसी हिसाब से निकलेगा। जैसे अगर वो एक हैवी गुड्स कैरेज है, हैवी मतलब जिसका वेट कैरिंग कैपेसिटी 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, जिसका वेट कैरिंग कैपेसिटी 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, यहाँ पे फॉर कन्वर्जन पर्पस वी टेक 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। अगर आप कैलकुलेटर मतलब नेट पे जाके चेक करोगे तो इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1000, बट वी आर अज्यूमिंग दैट इट इज इक्वल टू 1000, और एग्जाम में भी आपको सेम अजम्पशन लेके सम सॉल्व करना है। तो अगर मेरा हैवी गुड्स कैरेज है, ठीक है, मतलब 12,000 से ज्यादा का कैपेसिटी, और वो भी कौन सा वेट देखेंगे, अनलैंडेड वेट, मतलब गाड़ी में वेट चढ़ाने के बाद गाड़ी का वेट देखेंगे कि 12,000 से ज्यादा है। अगर 12,000 को एक्सीड करता है, 12,000 तक भी नहीं, 12,000 को एक्सीड करना चाहिए, ठीक है, 12,000 को एक्सीड करता है तो प्रिजम्पटिव इनकम कितना होगा, 1000 पर टन। ध्यान से सुनना, 1000 पर टन फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1000 पर टन फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 हैवी गुड्स व्हीकल है, ठीक है, 5 हैवी गुड्स व्हीकल है, पांचों का कैरिंग कैपेसिटी है 13,000 किलोग्राम। चलो करते हैं इसको, मजा आएगा, ठीक है। चलो हम लोग कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है।
चलो बड़ा कर दिया। हमारे पास 5 गुड्स कैरेज व्हीकल है, ठीक है, हर का वेट 13,000 किलोग्राम है, ठीक है। 13,000 किलोग्राम मीन्स हाउ मच? 13,000 किलोग्राम मीन्स हाउ मच? 13,000 किलोग्राम मीन्स डिवाइडेड बाय 1000, चलो आओ देख लो, 13,000 किलोग्राम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 विल बी इक्वल टू 13, ठीक है। तो 13 टन्स मेरा वेट है एक एक व्हीकल का, ठीक है। तो मान लो 13 टन्स इंटू 5 व्हीकल्स, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 5 व्हीकल है, फॉर एवरी मंथ जब तक ये मेरे पास थी। अब यहां पे ना पुट टू यूज का लॉजिक नहीं है, यहां खरीदने से, अगर मैंने इसको अपने पास खरीदा के रखा भी है तो भी इस पे इनकम निकालनी पड़ेगी मेरे को। यहाँ पे वो आप पुट टू यूज वाला लॉजिक नहीं लगा सकते, आपके दिमाग में आएगा। यहाँ हम लोग डेप्रीसिएशन लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, ये प्रिजम्पटिव है, 30 से 38 ऑलरेडी प्रोवाइडेड, आपको बुद्धि नहीं लगाना उसमें, ठीक है। एक चीज आपको मिलती है, पर वो मैं बाद में बोलूंगा, अभी आप बच्चे हैं तो आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं होगा। पार्टनर्स को जो सैलरी मिलता है ना, वो आप यहाँ पे माइनस कर सकते हो अप टू 40B का लिमिट। सुन लिया, बस भूल जाइए, उस चीज पर ध्यान मत दीजिए ज्यादा, क्योंकि देखिए जनरली क्या है, 40B एक ऐसा सेक्शन है जो अभी आपके पास है नहीं, ठीक है। पर 40B होता क्या है? 40B होता है पार्टनर का सैलरी। पार्टनर्स जो सैलरी ड्रॉ करते हैं बिजनेस से, वो आपको 44AD में माइनस करने नहीं मिलता इनकम से, 44ADA में भी माइनस करने नहीं मिलता, लेकिन 44AE में माइनस करने मिलता है अप टू 40B का लिमिट, ठीक है। क्योंकि जो आप सैलरी डिराइव करते हो पार्टनरशिप फर्म से, वो पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेकिन जो डिराइव कर रहा है उसके हाथ में टैक्सेबल होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। अप टू 40B का जो लिमिट होता है वो रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल होता है, और 40B के बियॉन्ड जो लिमिट होता है वो कंपनी के लिए टैक्सेबल होता है। एंड व्हेन आई से कंपनी के लिए टैक्सेबल होता है, मतलब उस चीज को हम लोग एक्सपेंस की तरह अलाउ नहीं करते। तो ऑब्वियसली अगर एक्सपेंस की तरह अलाउ नहीं करते तो वो इनकम में ऐड हो जाता है। अपने वापस आते हैं, हमारे पास 5 ट्रक थी, एंड सपोज ये 5 ट्रक, हमारे पास जो 5 ट्रक थी, सपोज इसको मैंने अपने पास पूरे 12 महीने रखा है, ठीक है। मैं चेंज कर करके कैलकुलेशन दिखाऊंगा। मैंने 12 महीने रखा है अपने पास, ठीक है, इंटू 12। तो देखिए मेरी प्रिजम्पटिव इनकम कितनी हो गई? 780, ठीक है। मेरी प्रिजम्पटिव इनकम कितनी हो गई? 780 हो गई, ठीक है। ठीक है, अब ये जो 780 आया, अक्सर एग्जाम में क्या होता है, हम लोग यहीं पे छोड़ के चले आते हैं सामने, पर वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1000 पर टन बोल रहा है। ये जो आपने निकाला, ये तो आपने सिर्फ कैलकुलेट किया है टन्स इनटू मतलब टन्स इनटू व्हीकल इनटू मंथ्स। ये तो टन्स का वैल्यू है कि 780 टन्स का वैल्यू। अब इसमें रुपीस कितना है, कितना प्रिजम्पटिव होगा, इनटू 1000। ये आपकी प्रिजम्पटिव इनकम होगी 7,80,000। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं, ठीक है। सपोज ऐसा हो कि आपके पास 6 गुड्स कैरेज है जो हैवी हैं, सब ने कैरी किया है 14,000 किलोग्राम, 14,000 किलोग्राम। तो 14,000 किलोग्राम इज हाउ मेनी टन्स? 14 टन्स, तो इनटू 14, ठीक है। इनटू 14 करने के बाद अब मैंने कितने मंथ्स इसको अक्वायर किया, यहां पे मैं एक ट्विस्ट दूंगा। सपोज मैंने 5 मंथ्स 15 डेज, 5 मंथ्स 15 डेज बच्चा ये ट्रक को अपने पास रखा। तो हाउ मेनी मंथ्स वी विल टेक? वी विल नॉट टेक 5 मंथ्स 15 डेज, वी विल टेक 6 मंथ्स, और पार्ट ऑफ द मंथ भी पूरा मंथ कंसिडर किया जाएगा। सो इट विल बी 504 इंटू 1000, 5,04,000। अब यहां पे ना एक बेवकूफ जैसा प्रोविजन एक्ट में पड़ा हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आता। वो बोलता है या तो ये इनकम, या तो इनकम एक्चुअली अर्नड विच एवर इज हायर।
अरे अगर एक इंसान को पता है कि वो अगर अपनी एक्चुअल इनकम डिस्क्लोज किया और वो प्रिजम्पटिव से हायर हुई तो आप तो उसी को टैक्स के लिए ले लोगे, तो वो एक्चुअल इनकम कभी भी इससे हायर डिक्लेयर करेगा ही नहीं। पर एक्ट में ये प्रोविजन है, तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि ये प्रिजम्पटिव तो आप खुद निकालोगे, वो आपको नहीं बताएगा कि आपको 1000 पर मंथ लेना है, वो आपको हो सकता है एक्चुअल इनकम बता दे कि एक्चुअल इनकम, जैसे मान लो ये है एक्चुअल इनकम दिया हुआ है, द एक्चुअल इनकम मेड फ्रॉम हेवी व्हीकल्स इज 5,26,526। तो आप कौन सा इनकम लोगे फॉर टैक्स, 504 की 526? 526, ठीक है सर। ये तो हुआ हेवी व्हीकल का। सर लाइट व्हीकल का क्या लॉजिक है? अगर लाइट व्हीकल है सर, लाइट मतलब जिसका 12,000 किलोग्राम तक या 12,000 किलोग्राम से कम कैरिंग कैपेसिटी है, वो है लाइट। उसका एक कैलकुलेशन एकदम सिंपल है, 7,500 पर मंथ, खत्म। 7,500 पर मंथ। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये जो 6 वाले थे ना, ये जो 6 वाले थे उसको रखते हैं, 6 वालों को रखते हैं, 5,04,000 आया है मेरा, याद रखिएगा 6 इनकम। इसके अलावा मेरे पास 4 गुड्स कैरेज है, 10 तक हो सकती है, 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। 4 गुड्स कैरेज है जो लाइट है, ठीक है। जो 4 गुड्स कैरेज है मेरे पास, उनको मैंने पूरे 12 महीना यूज किया, तो इंटू 12, ठीक है। और क्योंकि पूरे 12 महीना यूज किया है, इंटू 7,500 पर मंथ। ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द मंथ होगा तो भी सेम कैलकुलेशन होगा, 360। अब सेम यहां पे मान लो जो एक्चुअल इनकम लाइट व्हीकल से हुआ है वो 370 है, तो कितना आएगा 370। अगर मान लो एक्चुअल इनकम इनसे कम है तो मेरी टोटल इनकम कितनी हुई 360, मेरी टोटल इनकम कितनी होगी 360 प्लस 504, जो कि कितना हो जाएगा 8,64,000। अब सपोज मेरी एक्चुअल इनकम 8,70,000 है, तो टैक्स कितने पे लगेगा 870, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग ने ये देखिए अनलैंडेड वेट लिखा, आज हम लोग ने पीजीबीपी सक्सेसफुली खत्म कर दिया। मैं जितना इजी इसको बना सकता था मैंने बनाया। इसके बाद भी अगर आपका कोई इनपुट है जो आप मेरे को देना चाहो तो वो आप मेरे को दे सकते हो। एक सेक्शन मिस हो गया है तो मैं लास्ट में बोल देता हूँ, एक्चुअली मैं यहाँ पे लिखना भूल गया। मैं एक सेक्शन है 37(2)(b) जो बोलता है अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ एडवर्टीजमेंट में कोई खर्चा किया, पॉलिटिकल पार्टी का जो ब्रोशर निकलता है उसमें अपना एडवर्टीजमेंट डलवाने के लिए अपनी कंपनी का या बिजनेस का आपने पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट किया, तो वो जो आपने पेमेंट किया है ना उसका आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब माइनस करने नहीं मिलेगा पीजीबीपी इनकम से, वो उल्टा डीम्ड एज इनकम है, ठीक है, एक्सपेंस की तरह डेबिट करने नहीं मिलेगा। पर जब आप डिडक्शंस पढ़ोगे चैप्टर 6 से तो उसमें एक डिडक्शन आएगा 80GGB। तो अगर आप कंपनी हो और आपने पॉलिटिकल पार्टी को वो पेमेंट किया फॉर एडवर्टीजमेंट, उसको डोनेशन के लैंग्वेज में आपको वहां पे अलाउ कर दिया जाएगा, पर पीजीबीपी में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग खत्म करते हैं। जीएसटी के क्लासेस भी इतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं, उसके भी नोट्स ऐसे ही कलरफुल बनते हैं। प्लीज जीएसटी के क्लासेस भी आप ज्वाइन करिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्लासेस ऑनवर्ड्स हम लोग अब अपना कैपिटल गेन शुरू करेंगे, हमारा नेक्स्ट हेड ऑफ इनकम, ठीक है। आई होप यू स्टे इन गुड हेल्थ एंड कीप वॉचिंग द क्लासेस, कीप शेयरिंग इट and watch at least one class 3 times so that you absorb everything in your head. Okay, I hope the language is easy and you can follow the notes on the screen. Okay, thank you for watching, have a nice day.